तो हेलो 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 बच्चों। तो हमने जहाँ पे वो लास्ट क्लास अपनी स्टॉप की थी उसके आगे से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने वहाँ पे स्टॉप किया था खत्म करके कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, और उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। देखो हार्मोन में ना सॉरी प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन हो रहा था वो हार्मोन्स की वजह से हो रहा था। कोई स्पेसिफिक टिश्यू आपने नहीं देखा था या कोई एक स्पेसिफिक सिस्टम नहीं देखा था जिसके थ्रू वहां पे कोऑर्डिनेशन हो रहा था। पर एनिमल में क्या होता है, एनिमल एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट को बात छोड़ो। एनिमल्स क्या होते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, वहां पे क्या होता है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है नर्व द्वारा। नर्व्स का एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है जिसके थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में होता है, किसी भी एनिमल की बॉडी में होता है। और उस नर्व के पूरे एक सिस्टम को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। मींस एनिमल के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की सिस्टम है या स्पेसिफिक टाइप का नर्व है जो कि हेल्प करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, या मींस आपकी बॉडी को कंट्रोल करने में। तो क्या लिखा हुआ है, अ सिस्टम मेड अप ऑफ अ नर्व सेल इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज द हायर एनिमल इनवर्टिब्रेट इंक्लूडिंग अ ह्यूमन बीइंग्स टेक प्लेस थ्रू द नर्वस सिस्टम एज वेल एज अ हार्मोन सिस्टम कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखो नर्वस सिस्टम होना बड़ी बॉडी में या एनिमल की बॉडी में बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही कंपलसरी है। उसके साथ साथ एनिमल्स की बॉडी में हार्मोन सिस्टम भी होता है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है कि जो प्लांट के अंदर हार्मोन सिस्टम क्या कहते हैं, प्लांट के अंदर जो हार्मोन सिस्टम उसे कहते हैं फोटो हार्मोन सिस्टम। और वही क्या, अगर वही सिस्टम हार्मोन का सिस्टम एनिमल में है उस सिस्टम को हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। प्लांट के अंदर जो हार्मोन है उसको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन, और जो एनिमल्स के अंदर है उसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम बोथ वर्क्स टुगेदर टू sorry nervous system and endocrine system both works together to perform the control and coordination in the animals. Nervous system means a nerve, hormone system means the hormone. You can also say that the nerves and the hormone both work together to perform the chemical control and coordination in a animal. ठीक है, उसके बाद चलते हैं जिसके देखो जैसे एक एग्जांपल और हाइड्रा का भी दिया हुआ है। हाइड्रा भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर भी बहुत सारी, उसके अंदर भी जैसे मान लो मैं एक हाइड्रा बना दूं यहाँ पे आपको, एक मैं यहाँ पे से आपको हाइड्रा बना दूं, से हाइड्रा बना दिया मैंने। हाइड्रा के अंदर भी बहुत सारे, पूरा एक नर्वस सिस्टम होता है। हाइड्रा के अंदर भी एक पूरा नर्वस सिस्टम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने के लिए। पूरा बिछा हुआ जाल होता है। क्या होता है, जाल, मछली को पकड़ने वाला नहीं, ये वाला जाल, ये वाला जाल। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं क्या, एनिमल की बॉडी में। एनिमल की बॉडी में बॉडी के ऊपर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी को कैसे परफॉर्म करना है या बॉडी को कैसे रिएक्ट करना है कि बाहर की स्टिमुलाई के अगेंस्ट। बॉडी के अंदर, एनिमल्स बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन होते हैं कि जो कि डिसाइड करते हैं या हेल्प करते हैं बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई में, या फिर आप कह सकते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। तो वो सेंस ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। 5 सेंस ऑर्गन कौन से, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। आइस के अंदर होता है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर मीन्स एक छोटा सा पिगमेंट या एक छोटी सी कुछ भी जो कि डिटेक्ट करती है क्या, लाइट को। तो वो बताती है कि लाइट मीन्स, लाइट से इसका मतलब है कि कौन सी चीज क्या दिख रही है, कैसी आ रही है। लाइट हमें बताता है कि कौन सी चीज किस कलर की है, वो क्या हो रहा है, आगे आ रहा है या नहीं हो रहा। मतलब लाइट से ही हमें कोई भी चीज विजिबल होती है। अब वो लाइट, प्रकाश वाली लाइट में नहीं कह रहा हूं कि लाइट पड़ी है तो वो दिख रहा है, वो नहीं। लाइट पड़ी, उस बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में गई, आईज ने डिटेक्ट किया, मैं उस लाइट की बात कर रहा हूं जो लाइट उस बॉडी से टकराई और आपकी आंखों में गई। वो ये डिटेक्ट करता है ये बॉडी आ रही है, जा रही है, क्या हो रहा है। तो उसके अंदर कौन है, फोटो रिसेप्टर। नोज के अंदर होते हैं फोनो रिसेप्टर जो डिटेक्ट करते हैं साउंड को। नोज के अंदर होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो डिटेक्ट करते हैं साउंड को, डिटेक्ट करते हैं स्मेल को। टंग के अंदर होता है गस्ट्रक्टिव रिसेप्टर जो डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को। स्किन के अंदर होता है थर्मो रिसेप्टर जो डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर से मतलब है हॉट हो या कोल्ड हो। और ये देखो ये वर्क कैसे करते हैं। मान लो किसी भी जो रिसेप्टर है, ये जो भी ये रिसेप्टर है, स्किन है, आईज है, कुछ भी है, इसने कुछ डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद ये सिग्नल भेजेगा कहाँ, ब्रेन के पास। कहाँ भेजेगा, ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास।
ये सिग्नल लेके कौन जाता है? सेंसरी नर्व। उसके बाद ब्रेन वहां पे एनालाइज किया कि जो रिसेप्टर बोला, जैसे मान लो किसी गर्म चीज पे हाथ रखा तुमने, तो जो सेंसरी न्यूरॉन है, वो सेंसरी नर्व है, सेंसरी न्यूरॉन है, वो इसको लेके जाएगा ब्रेन तक कि बोलेगा देखो कुछ गर्म चीज आई है, तो ब्रेन एनालाइज करेगा हटाना है या नहीं हटाना है। ठीक, ब्रेन एनालाइज करके फिर यहाँ रिस्पॉन्ड भेजेगा उसी रिसेप्टर ऑर्गन्स के मसल्स में, और ये जो लेकर आएगा उसे हम बोलेंगे मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व। अब ठीक है, यहां से इंफॉर्मेशन गई, यहां से इंफॉर्मेशन ब्रेन के द्वारा आई, और इन दोनों को, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है कौन? एक और न्यूरॉन होता है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं रिले न्यूरॉन। ठीक, इतना पढ़ने के बाद जैसे मैंने आपको बोल दिया कि बॉडी के अंदर दो सिस्टम होते हैं, एनिमल बॉडी के अंदर दो सिस्टम होते हैं और दोनों मिलके परफॉर्म करते हैं, तो क्या होता है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चलता है। वो दोनों सिस्टम कौन कौन से हैं? एक तो है आपका नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या है आपका इंडोक्राइन सिस्टम। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? नर्वस सिस्टम, उसके बाद पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम बहुत छोटा सा है, 10 मिनट के अंदर अंदर सब हो जाएगा। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? नर्वस सिस्टम। ठीक है, लिखो इसको। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी या एनिमल। देखो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? नर्वस सिस्टम हेल्प्स अदर सिस्टम इन आवर बॉडी टू वर्क। देखो नर्वस सिस्टम और हार्मोन सिस्टम, मैंने बोला वर्क टुगेदर। वर्क टुगेदर मतलब नर्वस सिस्टम से हमें, नर्वस सिस्टम में जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन की एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिसमें से हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें से हार्मोन निकलते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम होता है वही हेल्प करता है किसी भी ऑर्गन सिस्टम या किसी भी ऑर्गन को स्टिमुलेट, मतलब ट्रिगर करता है या फिर उसे बोलता है कि अब वहां से तुम वो हार्मोन रिलीज करो। तो इसीलिए जो इंडोक्राइन सिस्टम है उसे भी वर्क करने के लिए नर्वस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और जो हमारी बॉडी है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमें नर्वस सिस्टम हार्मोन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हार्मोन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम दोनों वर्क करते हैं एक साथ आपकी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए। अब देखो जो नर्वस सिस्टम का जो यूनिट सेल होता है, जो मैंने बोला ना एक स्पेसिफिक टाइप की सेल होती है, स्पेसिफिक टाइप की टिश्यू होती है जो आपको हेल्प करती है क्या? नर्वस सिस्टम परफॉर्म करने के लिए या बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। तो नर्वस सिस्टम का जो यूनिट सेल है उसे हम बोलते हैं न्यूरॉन, NEURON, न्यूरॉन। स्पेलिंग करने देख, समझ में ना आ रही हो तो। अब न्यूरॉन से कौन कौन से पार्ट होते हैं? सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं और माइलिन शीट होती है, माइलिन शीट होती है। ये है एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जिसका ये है सेल बॉडी, ये देखो ये पूरा इतना वाला पार्ट, ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी एज इट इज सेल बॉडी होती है जैसे बाकी सेल्स की सेल बॉडी होती है। उसके अंदर वही माइटोकॉन्ड्रिया और दुनिया भर का जो भी सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल बॉडी के अंदर, इसमें भी वही सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं। उसके बाद ये है न्यूक्लियस, जैसे बाकी सेल का न्यूक्लियस होता है वैसे इसमें भी न्यूक्लियस होते हैं। उसके बाद एक ये लॉन्ग टाइप की, एक लंबी सी मान लीजिए एक रस्सी टाइप की होती है, ट्यूब तरह होती है, उसे बोलते हैं एक्सॉन। इस एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है, पार्ट बाय पार्ट, मतलब एक पार्ट यहाँ है, फिर बीच में थोड़ा सा गैप है, फिर एक पार्ट है, फिर थोड़ा सा गैप, फिर एक पार्ट है, फिर थोड़ा सा गैप होगा, फिर नेक्स्ट पार्ट होगा। मैं और यहाँ बना दूं, ये कंटिन्यूअस जा रहा है, तो बीच बीच में एक हेल्प है, एक बीच बीच में गैप है। ये जो गैप है, ये गैप हेल्प करता है आपकी इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज जो डिटेक्ट हुई है वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने में और स्पीड अप कर देती है, अच्छी बना स्पीड को इंक्रीज करती है। कैसे? आप 11th स्टैंडर्ड में आप इसको पढ़ोगे। अभी बस इतना जान लो, जो ये गैप है वो वर्क हेल्प करती है आपको, आपकी जो स्पीड है इंफॉर्मेशन की उसको इंक्रीज करने के लिए। और इस लंबी सी ट्यूब को बोलते हैं एक्सॉन। उसके बाद ये क्या है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है पैचेस में, उस कवरिंग को बोलते हैं माइलिन शीट। और फिर नीचे जाके ये नर्व्स हो जहां पे हो जाती हैं खत्म। अब देखो होता क्या है, समझ में आ गया? ठीक है, देखते हैं डेटा सिंपल। देखो जब कोई भी रिसेप्टर, जैसे मान लो ये प्लेट रखी हुई है, ठीक, अभी प्लेट गर्म है, जैसे मान लीजिए आपके हैंड ने इसको टच किया, आपके हैंड ने इसको टच किया, इसको टच करते ही इसमें 3 न्यूरॉन्स, हाँ अभी मैंने आपको 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं। हाँ एक चीज मैंने नहीं लिखी,
या टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने अभी पढ़ा सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड कौन सा था? मोटर न्यूरॉन, थर्ड कौन सा था? रिले न्यूरॉन। अब देखो होता कैसे है, पूरा प्रोसेस समझते हैं। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस जैसे ही होता है जैसे हमने किसी एक हॉट प्लेट को टच किया, हॉट प्लेट को टच किया, जैसे ही हमने एक हॉट प्लेट को टच किया तो यहां पे जो कौन से रिसेप्टर थे? ये एक स्किन थी, स्किन के अंदर हमारे थे क्या क्या थे? थर्मोरिसेप्टर। थर्मोरिसेप्टर उसको डिटेक्ट किए कि ये क्या किए, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। थर्मोरिसेप्टर क्या डिटेक्ट करते हैं? टेम्परेचर डिटेक्ट करते हैं। टेम्परेचर से डिटेक्ट हुआ कि इसका टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। अब जैसे इसका टेम्परेचर ज्यादा है उसने एक इंफॉर्मेशन भेजी सेंसरी न्यूरॉन को, एक इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन मतलब एक कोई अलग से न्यूरॉन नहीं है, वो जस्ट न्यूरॉन जो रिसेप्टर से अटैच था, वही जस्ट मतलब रिसेप्टर के जस्ट मतलब मान लो ये थर्मो रिसेप्टर है, इसके बाद जो अटैच है ये वाला जो न्यूरॉन है, पहला न्यूरॉन जो जस्ट रिसेप्टर से अटैच है उसको मैंने बोल दिया सेंसरी न्यूरॉन। अब मान लीजिए ये वही सेंसरी न्यूरॉन है जो जस्ट यहां रिसेप्टर से अटैच है, ये ना मेरा रिसेप्टर, मेरी स्किन जस्ट वहां से अटैच है। उसके बाद वहां वर्क आता है क्या? डेंड्राइट्स का। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? जैसे ही आपने टच किया यहां पे एक 0.वोल्ट की या 100 मिली वोल्ट की एक इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट हो जाती है। मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी जो चलती है ना 240 वोल्ट, वैसे ही एक 0.1 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी टाइप की एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाता है। कहां पे? डेंड्राइट्स में। कहां पे बेटा? डेंड्राइट्स में। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल तुरंत जाता है सेल बॉडी में। कहां जाता है? सेल बॉडी में। सेल बॉडी से डायरेक्ट एक्सॉन के थ्रू होते हुए सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी में एक्सॉन के थ्रू होते हुए सीधा जाता है कहां? नर्व्स एंडिंग पे। कहां जाता है? नर्व्स एंडिंग पे। अब मान लीजिए ये एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है, ये एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है, और यहां से फिर दूसरा क्या जाता है? दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स आ जाता है। क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन का वो पहला न्यूरॉन एक बहुत लंबी सी, यहां मेरे टच है, यहां से यहां तक जाने में मान लीजिए 100 न्यूरॉन होंगे, मान लीजिए यहां से यहां तक 100 न्यूरॉन्स होंगे, तो ये पहला न्यूरॉन मैंने बनाया है। पहला न्यूरॉन जैसे ही खत्म होगा फिर वहां से ये दूसरा न्यूरॉन शुरू हो गया। कैसे? जस्ट इसी की तरह, जहां पे नर्व एंडिंग हुआ है यहां से मैं कह सकता हूं दूसरा डेंड्राइट जैसे शुरू हो जाएगा, यहां से दूसरा डेंड्राइट शुरू हो जाएगा और ये जाके आगे एक सेल बॉडी बना लेगा। क्या बना लेगा? सेल बॉडी बना लेगा। अब इन दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट अटैच नहीं होते, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, इन दोनों के बीच में छोटा सा एक गैप होता है, और उस गैप को हम कहते हैं सिनेप्टिक गैप, या हम उसे बोलते हैं उस गैप को, या फिर हम बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। उस गैप को क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक गैप या साइनेप्स। अब उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सिनेप्टिक फ्लूइड। अब वो फ्लूइड हेल्प करता है आपकी इलेक्ट्रिक सिग्नल को एज इट इज मेंटेन रखने के लिए, वरना वो सिग्नल यहां से यहां पहुंचते वक्त थोड़ी सी वीक हो सकती है। तो वीक होने से हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन रह ही जाए, या एक गर्म प्लेट को आपने टच किया था, बहुत गर्म थी और वो फ्लो करते हुए चली गई यहां तक। अब मान लीजिए इंफॉर्मेशन स्लो होते होते पहुंचने में देर हुई, पहली चीज देर नहीं हुई, चलो मान लो सही टाइम से पहुंच गई, पर कोई इंफॉर्मेशन, जैसे बिजली खर्च नहीं हो जाती एक कार में चलते हुए, आपने पढ़ा होगा एसी करंट और डीसी करंट, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट फ्लो होती है, और अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन होता है। अब इसमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट कंडक्ट कर रही है। अब डीसी क्यों हम लोग यूज करते हैं? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ज्यादा यूज होती है, क्योंकि वो एक मोटा सा तार मैं यहां लगा के बल्ब बिजली यहां से दूंगा, मोटा सा तार मैंने लगा दिया और यहाँ मैंने बैटरी से टच कर दिया तो बल्ब बहुत कम चलेगा, या मैं दूर बढ़ा दूं तो बल्ब को कम चलेगा, क्योंकि आपने तार लंबा कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी कम हो गई। डीसी, एसी नहीं डीसी, तो वही डीसी यहाँ भी फ्लो कर रही है एक प्रकार से, और वो भी करंट क्या हो जाएगा? लास्ट तक ब्रेन तक पहुंचते पता चला इंफॉर्मेशन ही गायब हो गई, पता ही नहीं है क्या हो रहा है, हाथ जल गया तुम्हारा। इसलिए क्या होता है? सिनेप्टिक गैप होती है, उस गैप में एक फ्लूइड भरा होता है, वो फ्लूइड आपके इलेक्ट्रिक इंपल्स को वापस से वैसे कर देता है जैसे यहाँ पे
मिला था। फिर वही प्रोसेस चलता है सेकंड डेंड्राइट्स में, फिर सेल बॉडी एक्सॉन के थ्रू, फिर सिनेप्टिक गैप मिलता है, उसमें भी सिनेप्टिक फ्लूइड होता है और वो भी इंफॉर्मेशन आपका बूस्ट कर देता है और फिर ऐसे ऐसे करके ब्रेन तक पहुंचता है। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम है ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा देना। अब इंफॉर्मेशन ब्रेन में पहुंचने के बाद वो एनालाइज करेगा हाथ हटाना है या हाथ नहीं हटाना है। अब मान लीजिए उसने हटाना होगा तो ब्रेन आपको ये सीधा ट्रांसफर कर देगा मोटर न्यूरॉन को। किसको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देगा? मोटर न्यूरॉन को। अब मोटर न्यूरॉन को ट्रांसफर करने के बाद वो बोलेगा प्लेट गरम है, हाथ उठा लो। तो मोटर न्यूरॉन मसल्स से अटैच होते हैं और जैसे ही मसल्स अटैच होते हैं, मोटर न्यूरॉन को सिग्नल मिला कि उसको हटा लो, वो मसल्स को क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मसल्स को क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आपका हाथ ऊपर हो जाएगा। अब इस सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जिस न्यूरॉन के थ्रू ज्वाइंट होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन डायरेक्ट एक दूसरे के ज्वाइंट नहीं होते हैं, जिस न्यूरॉन के थ्रू ये दूसरे के ज्वाइंट होते हैं उसे हम बोलते हैं रिले न्यूरॉन। ठीक, ये था पूरा आपका क्या? नर्वस सिस्टम का वर्क, एक न्यूरॉन का वर्क। और कुछ बचा है? नहीं। ठीक, अब इसके बाद नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इसको नोट करिए। चलो, एक छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का है, 1 मिनट का है, उसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम में कितने टाइप के ऑर्गन्स हैं जो परफॉर्म करते हैं। ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? एक ऑर्गन होता है ब्रेन, स्पाइनल और नर्व। ब्रेन क्या? एक स्कल लोकेटेड इन द स्कल, ये जो स्कल है सिर की खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर एक ब्रेन होता है, एक वो ऑर्गन हो गया। दूसरा क्या? स्पाइनल। स्पाइनल क्या होता है? वेरी थिक नर्व विच रन इनसाइड द कैविटी ऑफ बैकबोन। ये बैकबोन है हमारी ना, ये जो बैकबोन दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो बैकबोन दिख रही है, 36 कॉलम्स का एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे में से जुड़े होते हैं, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके जुड़े होते हैं। इनके बीच में कैविटी होती है, इनके बीच में एक कैविटी होती है, उसमें एक बहुत मोटा सा क्या? नर्व जाता है, उस नर्व को कहते हैं क्या? स्पाइनल। उसके बाद एक बहुत छोटी 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 नर्व्स पूरी बॉडी में हमारी फैली हुई होती हैं, वो न्यूरॉन जो बना हुआ था उसे हम क्या बोलते हैं? नर्व्स। नर्व्स वर्क लाइक अ वायर, पत्ती 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 पत्ती। जैसे देखो एक ब्रेन होता है, ऐसे समझो जैसे ये ब्रेन होता है, मेन इलेक्ट्रिक इन्वर्टर का जो इन्वर्टर है वो एक ब्रेन है। और फिर क्या? उससे जो मेन वायर निकल रही है, जो मेन वायर जो स्विच में जाती है, वो मान लीजिए क्या हो गया आपका? स्पाइनल हो गया। स्पाइनल के बाद उसके बाद वो पतली वायर जो पूरे घर में दौड़ी हुई है वो क्या हो गया? नर्व हो गया। आया कुछ समझ में? ठीक, और देखो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कनेक्टेड टू ऑल द सेंस ऑर्गन एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी बाय द मिलियंस ऑफ नर्व्स। ये जो ब्रेन है, जैसे बोला ना कि घर का पूरा पार्ट कहां से कनेक्ट है? उस मोटी तार से, फिर मोटा तार इन्वर्टर से। वैसे एज इट इज सेम क्या? आपके ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों ही थिंकिंग कैपेसिटी रखते हैं, ये दोनों ही थिंकिंग कैपेसिटी रखते हैं। और अभी हम देखेंगे कि हमारे बहुत सारे जो काम हम डेली लाइफ में करते हैं वो ब्रेन तक पहुंचते ही नहीं हैं। बहुत सारे काम हमारे डेली लाइफ के स्पाइनल कॉर्ड यही निपटा देता है। जैसे कई केसेस हमारे थाने तक कोर्ट तक नहीं पहुंचते ना, थानेदार निपटा देता है। ऐसे सेम है, बहुत सारे केसेस ब्रेन तक नहीं पहुंचते, स्पाइनल कॉर्ड ही निपटा देता है। कौन कौन से केसेस अभी पढ़ेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ये दोनों के पास जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता है, वो इंफॉर्मेशन लाया जाता है, वो कौन करता है? नर्व्स करते हैं, मिलियन ऑफ नर्व्स करते हैं। इसमें कौन कौन से नर्व्स होते हैं? सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, रिले नर्व। सेंसरी नर्व क्या करता है? इंफॉर्मेशन लेकर आता है। मोटर नर्व क्या करता है? इंफॉर्मेशन लेके जाता है। रिले नर्व क्या करता है? सेंसरी नर्व और मोटर नर्व को दोनों को जोड़ता है। उसके बाद 3 टाइप्स के नर्व्स भी होते हैं। कौन से? क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, विसरल नर्व। जो नर्व्स सीधा ब्रेन से आके जुड़ते हैं उसे बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। जो कहां से कनेक्ट होती हैं? कनेक्ट टू द ब्रेन, उसे हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व। जो कहां से कनेक्ट होती हैं? कनेक्ट टू द स्पाइनल, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। अब जो विसरल नर्व्स होती हैं वो कुछ तो कनेक्ट होती हैं ब्रेन से और कुछ कनेक्ट होती हैं स्पाइनल से भी। ब्रेन से भी कनेक्ट होती हैं और स्पाइनल से भी कनेक्ट होती हैं। अब इसके बाद हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के पार्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें आएगा सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद चलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। जल्दी करो। तो
चलते हैं पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम की तरफ। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स हैं, कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में सीएनएस बोलते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में पीएनएस बोलते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेन इन्वॉल्व हो और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन इन्वॉल्व हो। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन इन्वॉल्व होगा, स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लगभग पूरी बॉडी में मेन वर्क पेरिफेरल वर्क सिस्टम का भी होता है, मतलब दोनों का वैसे ही होता है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑल द नर्व्स ऑल द बॉडी टुगेदर मेक्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बॉडी में जितनी भी सारी नर्व्स होती हैं वो सारी मिलकर क्या बनाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन कौन सी नर्व्स? क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व और विसरल नर्व। क्रेनियल नर्व वो सारी नर्व जो ब्रेन से निकली हुई हैं, जो उस पर जिसका ब्रेन पर जिसका कंट्रोल है। स्पाइनल नर्व वो सारी नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई, जिसके अंदर पूरा स्पाइनल कर्व है। और उसके बाद क्या? विसरल नर्व। विसरल नर्व भी मेनली कहाँ से होती है? स्पाइनल कॉर्ड से ज़्यादा जो विसरल नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से ही निकलती हैं, बट कुछ जो है वो कहाँ से भी निकलती हैं? कहाँ से निकलती हैं? कुछ ब्रेन से भी निकलती हैं। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जैसे एक आपने गर्म चीज को जैसे ही टच किया तुरंत हटा लिया, या पैर जैसे ही आपने आगे बढ़ाया, कोई सी भी नुकीली चीज आपको जैसा थोड़ा सा भी एहसास हुआ तुरंत पीछे हटा लिया, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब आपका बॉडी तुरंत अगर किसी चीज को रिफ्लेक्ट करती, किसी भी चीज के थ्रू क्या करती है? रिएक्ट करती है, जिसमें आपको 0% कुछ टाइम, 0% कुछ सेकंड लग रहा है, मतलब सोच भी नहीं सकते उतना कम सेकंड में आपका पैर पीछे हो जा रहा है, हाथ पीछे हो जा रहा है, या किसी चीज ने आपकी सिर की तरफ फेंका तो सबसे पहले आंख ही बंद हो जाती है। किसी ना भी तरफ ऐसे मैं फेंक के मारूं, अभी आपका आंख बंद हो जाएगा। वो क्या, मैं अभी इस मार्कर को कैसे फेंक के मारूंगा आपकी कैमरे के साइड में, तो आपका आंख बंद हो जाएगा। तो वो सारी चीजें जो आप तुरंत एट इट बहुत जल्दी से परफॉर्म कर देते हैं, एक तुरंत रिएक्शन हो जाता है, फास्ट रिएक्शन जो होता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और उस फास्ट रिएक्शन करने के लिए जो बॉडी के अंदर जो आर्क बोले तो जो पाथ कवर हुआ है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। क्या होता है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। बहुत जल्दी, बहुत फास्ट जो रिस्पॉन्स होता है उसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। जिस रिफ्लेक्स आर्क में, जिस रिफ्लेक्शन में या रिएक्शन में आपका सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स। जिसमें सेरिब्रल इन्वॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं, जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं सेरिब्रल रिफ्लेक्स। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क का एक यहां समझते हैं। देखो, ठीक है, वही सेम चीज, आपने एक हॉट प्लेट को टच किया, एक आपने हॉट प्लेट को क्या किया? टच किया, तो यहां से एक क्या आएगा बेटा? सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके कहां जाएगा? कहां लेके जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड इसको बोलेगा जल्दी से हटा लो वरना हाथ जल जाएगा। तो फिर ये कहां पे आएगा? आपकी बॉडी के मसल्स में ये इंफॉर्मेशन आएगी, किसके द्वारा? ये लेकर आएगा, फिर लिखना है, मैं नहीं लिख पा रहा हूं मैं, मोटर न्यूरॉन के द्वारा ये आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगा। और इन दोनों को कनेक्ट कौन करेगा? एक रिले नर्व या रिले न्यूरॉन। अब ये जो पाथ कवर हुआ है सेंसरी रिसेप्टर से, थर्मो रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में गया है, स्पाइनल कॉर्ड से रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन से आपके मसल्स पे आया है। फिर मसल्स में क्या हुआ है? मसल्स में हुआ है कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के होने की तरह आपका हाथ उठ गया और उसकी वजह से आपने वो हाथ उठा लिया। देखो, किसी भी चीज पे आप रिलैक्स क्या करते हैं? मोटर न्यूरॉन मेनली कहाँ जाके अटैच होता है? मसल से, क्योंकि आपकी मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो आपका हाथ पुल हो जाता है। जैसे देखो, ये मेरे हाथ का मसल है, ठीक है, अभी ये बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, अरे आराम करें, वो रिलैक्स में है, हाँ अभी रिलैक्स मोड में है। इसको जब मैंने मोटर न्यूरॉन से इधर से मेरे ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड या मेरे ब्रेन से एक इन्फॉर्मेशन आती है, इसको उठाना है, हाथ को उठाना है, तो मोटर न्यूरॉन क्या करता है? मसल्स को भेजता है इन्फॉर्मेशन, एक काम करो तुम जो मसल्स है ना उसको कॉन्ट्रैक्ट करो। फिर मसल्स हम क्या करते हैं? ये देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ।
जैसे मैंने मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया ये सीधा ऊपर उठ गया, फिर मैंने मसल्स को रिलैक्स किया ये नीचे हो गया। तो जो रिएक्शन होता है वो मसल्स, जैसे मैंने इधर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया ये ऊपर उठ गया, इधर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया ये ऊपर उठ गया। तो मसल से कॉन्ट्रैक्शन से जो बॉडी वो लिफ्ट अप हो जाती है हैंड या लेग, और मसल की रिलैक्शन से क्या हो जाता है वो वापस से नॉर्मल मोड में आ जाती है। तो इसमें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्स। और बहुत सारे इनफैक्ट जैसे कुछ भी चीज आपके सामने से फेंकी गई, अपने आंख बंद कर ली, ये ब्रेन ने बोला है सीधा अपने आंख बंद कर ली। और जिसमें से ब्रेन लो तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल सेरिब्रल रिफ्लेक्स। जमाई लेते हैं आप, हाँ अपने आप आ जाती है ना, वो भी कौन है, सेरिब्रल रिफ्लेक्स है। तो ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्स है जो अब कुछ है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों इन्वॉल्व होती है। यही सेम हॉट प्लेट का, अब आपने एक हॉट प्लेट उठाया, अब वो तो गर्म निकल गया। अब अगर आप स्पाइनल कॉर्ड के अकॉर्डिंग, अगर स्पाइनल कॉर्ड इन्फॉर्मेशन का तुरंत उसको छोड़ दे, अगर स्पाइनल कॉर्ड के अकॉर्डिंग तुमने हाथ को तुरंत छोड़ दिया और वो गिर गया और वो टूट गया, तुम पिटोगे, ये कंफर्म है, वो टूटेगा तुम पिटोगे। तो ये ब्रेन बताएगा उठा तो लिया है पर छोड़ो नहीं, पिट जाओगे, इसको सही सलामत किसी जगह पे ले जाके छोड़ोगे, ये ना टूटे और हाथ भी बच जाए। इसमें कौन इन्वॉल्व हो रहा है, ये ब्रेन का काम है। इसको एनालाइज किया कि छोड़ोगे तो गिरेगा, तो गिरेगा तो पिटोगे। स्पाइनल कॉर्ड क्या कहता है, छोड़ दो गिर जाए, उससे मतलब नहीं हाथ बचा लो। लेकिन ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन कहेगा छोड़ो नहीं, उसको पहले संभालो। फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे फिर से रख देते हैं, करते हैं ना, उठा 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 इसे रख दिया। तो ये कौन है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्स होते हैं जिसमें ब्रेन और स्पाइनल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपका आता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और इनऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, या फिर इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम और वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि आप अपनी बॉडी, इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम मतलब आपकी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम है जो कि वर्क कर रहा है आपके इंटरनल ऑर्गन पे। जैसे अभी हम चलते हैं, इससे भी हम चलते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। इसको हम इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। अब इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम क्या होता है, इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम आपके लगभग ही आपके इसमें जो है ये जो इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम है ये एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसमें जो नर्व्स आपकी इंटरनल ऑर्गन से अटैच होती हैं, जो नर्व्स होती हैं वो इंटरनल ऑर्गन से अटैच होती हैं। अब इसमें आप ब्रेन कुछ भी चाहे वो कुछ भी एनालाइज करके आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं रोक सकते। इसमें जितने भी पार्ट्स आपके, जितने भी फंक्शन चलेंगे वो ऑटोमेटिक चलेंगे, आपका इस पे कोई जोर नहीं होगा। तो मेनली ये स्पाइनल कॉर्ड से चल रहा होता है, क्योंकि आपका इस पे कोई जोर नहीं है। छोड़ दो तो गिर जाएगा प्लेट, तो छोड़ दो। तो इसमें जितने भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं या जो भी फंक्शन चल रहा होता है, इस पे बॉडी का कोई कंट्रोल या ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। मतलब आप चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते। जैसे कि रिस्पायरेशन, सांस तो लेनी ही है, रिस्पायरेशन प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। सांस जाएगी, सांस ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन लंग्स में जाएगी, वहां से ऑक्सीजन ब्लड में मिलेगा, वो ब्लड सेल्स तक जाएगा, वहां पे रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा, रिएक्शन होगी, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लंग्स में आएगा और लंग्स के थ्रू नोज में से बाहर हो जाएगा। डाइजेशन भी नहीं रुकेगा, डाइजेशन भी चलता रहेगा, एक्सक्रिएशन भी चलता रहेगा। ऐसे बहुत सारे जो हमारी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन से, जो इंटरनल ऑर्गन से अटैच होता है। मतलब अब रिस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन आते हैं वो सारे के सारे वर्क करते रहेंगे, आपके कहने पे नहीं रुकेंगे। चाहे वो लंग्स हो, पल्मोनरी आर्टरीज हो, पल्मोनरी वेन्स हो, उसके अंदर चल रहा ब्लड हो,
डाइजेस्टिव सिस्टम में आने वाला हर एक चीज, चाहे वो आपका ये जो ईसोफेगस हो, फेरिंग्स हो, लैरिंग्स हो, स्फिंक्टर हो, स्टमक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लीवर हो, गॉल ब्लैडर हो, पेनक्रियाज हो, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, डिओडेनम हो, इलियम हो, सिक्कम हो, उसके बाद एनस हो, रेक्टम हो, ये सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन आपके वर्क करते रहेंगे, आप चाहे चाहे ना चाहें ये वर्क करते रहेंगे, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एक्सक्रीशन में आने वाले जितने भी हैं, किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर एबुमन कैप्सूल है, उसके बाद लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, तो वो जितना भी प्रोसेस है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आपकी पेनिस के थ्रू बाहर हो जाएगी, ये सब के सब प्रोसेस चलते रहेंगे। ये क्या है? इनवॉलेंटरी एक्शन। उसके बाद वॉलेंटरी एक्शन है जिसमें आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इनवॉलेंटरी एक्शन मतलब आपके ऊपर चलता है। जैसे मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो सोच के पढ़ा रहा हूँ, तो ये इनवॉलेंटरी एक्शन, मेरा मन कर मैं बोलूँ, मेरा मन कर मैं ना बोलूँ। एक गर्म चीज पे मैंने हाथ रखी तो ये हटा लेना, ना हटाऊं हाथ जल जाएगा, आप चाह के ना हटा सकते हैं, रखे रह सकते हैं, आपके मसल्स पे आपका कंट्रोल वहां पे चलता है। तो इनवॉलेंटरी जो वॉलेंटरी एक्शन होता है ये कंट्रोल बाय ब्रेन हो सकता है, पर वॉलेंटरी एक्शन आप कंट्रोल, इनवॉलेंटरी आप एक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते। पैर को उठाना, कुत्ते ने दौड़ा है, मैंने देखा, ब्रेन एनालाइज किया कि तेज से भागो वरना काट लेगा, मैं तेज से भागा। उसके बाद मैं डांस कर रहा हूँ, डांस करते हुए मुझे पता है कि इसके आगे वाला स्टेप ये हाथ उठाना है, हाथ उठाया फिर पैर उठाना है, पैर उठाया फिर तुमुक तुमुक करना है। ये पूरा एक इन्फॉर्मेशन वॉलेंटरी एक्शन में मेरे ब्रेन ने एनालाइज करके रखा हुआ है, जैसे जैसे वो बोल रहा है मैं वैसे वैसा करते चला जा रहा हूँ, या मेरी बॉडी मेरी तरफ जो मैं सोच रहा हूँ वैसा परफॉर्म कर रही है। कौन है? वॉलेंटरी एक्शन है। यहां पे आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है समाप्त। इसके बाद आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन पढ़ेंगे, ब्रेन के पार्ट्स पढ़ेंगे, फिर स्पाइनल पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, लिखो। चलो चलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन की तरफ। ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पढ़ेंगे, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सा है, ब्रेन में ये एज इट इज जैसे लिखना है, बस एज इट इज यही याद करना है और कुछ भी नहीं। क्या? ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। मेन काम कहां से चलता है? ब्रेन से चलता है। जो भी होता है ब्रेन से होता है। मैं पढ़ा रहा हूँ ब्रेन से पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ना है ब्रेन में पढ़ रहे हैं, जो स्टोर कर रहे हैं ब्रेन में कर रहे हैं, जो एग्जाम में लिखेंगे ब्रेन से करेंगे, जो भी करेंगे ब्रेन से करेंगे। मार खाएंगे ब्रेन की खाएंगे। लोकेशन क्या है? स्कल में होती है, जो कि क्या है? बोनी बॉक्स है। बुन्नी बॉक्स नहीं, बोनी बॉक्स। ठीक है, एक बोन का बॉक्स है। देखो मेरे वैसे आवाज कर रहा हूं, एक ठोस आवाज आ रही है, अपने में करो, ऐसी आवाज आएगी, मतलब खाली है, तुम लोग खाली है अभी। ठीक है, सराउंडेड बाय द 3 मेम्ब्रेन। इसके ऊपर एक लेयर, फिर 2 लेयर, फिर 3 लेयर होती है, और तीनों लेयर के बीच में गैप होता है। तीनों लेयर को बोलते हैं मेनिंजेस, और इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। 3 लेयर होती है, तीनों लेयर के अंदर गैप्स होते हैं, गैप्स के अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। जो मैंने मारा ना, तो जो शॉक गया है वो उसके तक नहीं पहुंचा, एब्जॉर्ब हो गया। आप भी ऐसे देर रखिए, एक बैलून रखिए, बैलून के अंदर पानी भरिए और यहाँ कुछ रखिए और यहाँ तेज से मारिए खींच के, और बैलून तक जो आप सामान रखेंगे वहां तक इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा तो बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि आप बैलून पे मारे, एक लेयर उसका पानी है, वो पानी आपके शॉक एब्जॉर्व कर लेगी। वैसे ही जो फ्लूइड है वो शॉक एब्जॉर्व कर लेती है। और जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। आगे का ब्रेन, बीच का ब्रेन, पीछे का पेज। आगे वाले ब्रेन में होता है एक पार्ट, क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है? आपकी थिंकिंग पार्ट, लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, मेमोरी, वॉलेंटरी एक्शन। जितने भी वॉलेंटरी एक्शन है, आपकी मेमोराइजिंग पावर जो आप याद करते हैं, इंटेलिजेंस, आप कितने इंटेलिजेंस है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, और लर्निंग, रीजनिंग, थिंकिंग पार्ट क्या आप सोच रहे हैं, वो सब कौन डिसाइड करता है? सेरिब्रम, या वर्क करता है सेरिब्रम के अंदर। उसके बाद मिड ब्रेन में कोई डिवीजन नहीं होता है, और ये वर्क करता है आपके जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस जितने भी अभी आपने पढ़े, हाथ उठाना, आंख बंद करना, मूव करना प्लेट को, ये सब पूरा मिड ब्रेन के अंदर आता है। सबसे ज्यादा पार्ट आते हैं हिंड ब्रेन के। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट आते हैं, मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम। मेडुला में आता है इनवॉलेंटरी एक्शन। मेडुला में आता है इनवॉलेंटरी एक्शन, मतलब इंटरनल ऑर्गन की जो मूवमेंट हो रही है, जो इंटरनल ऑर्गन के जो फंक्शन चल रहे हैं, वो किसके अंदर आते हैं? मेडुला के अंदर आते हैं। पोन्स के अंदर होता है रिस्पायरेशन, सिर्फ ये रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद सेरिबेलम में आता है आपकी पोस्चर, बैलेंसिंग एंड एक्यूरेट मूवमेंट। मींस मेन काम क्या है? आपकी बॉडी का पोस्चर, या आपकी बॉडी के मूवमेंट को डिटेक्ट करना। ठीक है, कि चलते चलते आप लड़का ला के गिर ना पड़े, कि बॉडी का पोस्चर एकदम सही रहे, कि आगे ऊंच खा ले तो पैर कैसे रखना है। अरे समझ में, एज इट इज ऐसे याद करना है। चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, लिखो इसको। तो
ये रहा हमारा लास्ट स्लाइड क्या जो भी है, यहाँ पे हम इस चैप्टर को हम आज वाइंड अप कर देंगे। 2 मिनट के अंदर फटाक से इसको खत्म करते हैं। क्या बचा होता है? स्पाइनल कॉर्ड बचा होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? एक स्पाइनल कॉर्ड इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, एक सिलेंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि मेडुला से स्टार्ट होता है। जो मेडुला था ना, हिंड ब्रेन का पार्ट, मेडुला से स्टार्ट होता है और पूरा बैकबोन के अंदर, पूरी पीछे पेट के पीछे, पूरा पेट में रहता है। एक्सटेंडेड डाउनवर्ड बोनी केज वर्टिब्रल कॉलम, ये रहता है। एक बोनी केज जो होता है, जो बोनी को जो मैं बताया था, एक बोनी केज होता है वर्टिब्रल कॉलम का, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर एक केज होता है, एक खाली जगह होती है, उसके अंदर ये रहता है। और इसके ऊपर भी मेनिंजेस की कवरिंग होती है और यहाँ से फिर 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती हैं, ऐसे 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 कि पीछे की साइड से। ये था आपका स्पाइनल कॉर्ड और वहां से कुछ कंट्रोल होता है। इसके बाद आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब वही सारा हार्मोन वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन सीक्रेट होते हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो देयर ग्रोथ। ठीक है, हार्मोन्स क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है जो आपकी दिन भर की लिविंग बीइंग्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने में और आपकी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करती हैं। अब जो हार्मोन सिस्टम होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं वो 2 टाइप के ग्लैंड से रिलीज होते हैं। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब हैविंग अ डक्ट, इनके पास एक स्पेसिफिक टाइप की ट्यूब होगी, एक नली होगी जिसमें वो हार्मोन को रिलीज करेंगे और वो आपके स्पेसिफिक ऑर्गन तक जाएगी। बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनके ऊपर इनके पास कोई भी डक्ट नहीं होती है। ये अपना सिक्रेशन सीधा ब्लड में डालते हैं और ब्लड उन सबको पूरी बॉडी में फैला देती है। पर कुछ ऑर्गन्स हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जो एज ए एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही वर्क करते हैं। जैसे कि कौन कौन से होते हैं? पैनक्रियाज होता है, टेस्टिस होते हैं, ये सब क्या है आपके, जो कि दोनों तरह से वर्क करते हैं एज ए एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो पहला जो आपका ग्लैंड आता है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड आता है। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस आपके सिर के पास यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस माइंड में होता है, अपर पार्ट में, नेक में इधर हाइपोथैलेमस, यहाँ ब्रेन के साइड में होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस यहाँ ब्रेन में इधर क्या करता है? रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करता है। मतलब रिलीजिंग हार्मोन ये बाकी ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मेन कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को बताता है कि रिलीजिंग हार्मोन चाहिए या हार्मोन बंद करिए। तो हार्मोन रिलीज करना है या नहीं करना है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये कौन बताता है? हाइपोथैलेमस में मेन काम है इसका पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना। और इसके 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स हेल्प करते हैं हार्मोन रिलीज कराने में और इनहिबिटरी हार्मोन्स हेल्प करते हैं हार्मोन्स बंद करने में। उसके बाद अब ये मेन करता है किसको कंट्रोल? पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक नंबर्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसमें से एक खूब ढेर सारे नंबर्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसमें से एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जो आपकी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है कि आप बड़े होंगे या छोटे होंगे। अब इसकी एक डिफिशियंसी भी होती है, अगर ये ज्यादा निकल गया तो आप काफी लंबे हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं क्या? जेंट। और ये अगर कम रिलीज हुआ तो आप बौने रह जाएंगे, इसको हम बोलते हैं क्या? डॉर्फ। इसके बाद सेकंड आता है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? यहाँ पे गले के पास होता है क्या? थायराइड ग्लैंड। इसमें क्या होता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसके अंदर आयोडीन होता है। ये आयोडीन आपकी बॉडी के कंट्रोल के मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है आयोडीन। उसके बाद अगर ये आयोडीन आपकी बॉडी में कम होता है तो थायराइड ग्लैंड के अंदर एक स्वेलिंग आ जाती है। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो फूल जाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या? ग्वाइटर। क्या कहते हैं? ग्वाइटर। और इसको अवॉइड करने के लिए हमें वापस क्या? आयोडीन की बहुत सारी चीजें लेनी पड़ती है। इसको हम कहते हैं क्या? जो सॉल्ट खाओ वो आयोडीन वाला सॉल्ट खाओ। उसके बाद आता है पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड में पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज होते हैं, जिनका काम क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल ब्लड बॉडी में मेंटेन करके रखना, लेवल मेंटेन करके रखना। उसके बाद आता है थाइमस। थाइमस रिलीज करता है थाइमस हार्मोन, जो कि हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करने में। किसमें हेल्प करता है? इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करने में। इसके बाद आता है हमारा क्या? पेनक्रियाज हार्मोन। अब पेनक्रियाज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ऐसे दोनों वर्क करता है, पर हार्मोन ये रिलीज करता है एज एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन क्या रिलीज करता है?
हार्मोन, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि आपकी ब्लड में क्या कंट्रोल करता है? ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन करता है। अगर ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें क्या हो जाती है? डायबिटीज़। क्या हो जाती है? डायबिटीज़। और डायबिटीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अपना डाइट कंट्रोल करके, फिजिकल एक्टिविटीज़ करके, बहुत सारी। देखो, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं उनको इंसुलिन की मात्रा उनके में लगभग सही रहती है और उनका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा अच्छा रहता है या मेंटेन रहता है। पर जो लोग काम नहीं करते हैं, आलसीपना दिखाते हैं, उनके में इंसुलिन लेवल घट जाता है और उनको डायबिटीज़ हो जाती है। उसके बाद आता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड होता है जो आपकी किडनी होती है, किडनी के ऊपर 2 एड्रेनल ग्लैंड होते हैं। ये नंबर्स कितने नंबर्स में होता है? नंबर्स इन 2 हैं। और इनके जो ऊपर क्या होता है? एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं किडनी के जस्ट ऊपर। और इसमें क्या रिलीज होता है? एड्रेनल हार्मोन, जो कि रेगुलेट करता है हार्ट रेट को, ब्रीथिंग रेट को, ब्लड प्रेशर को और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को। किसको कंट्रोल करता है? हार्ट रेट को, ब्रीथिंग रेट को। और इसको कभी कभी हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं। इमरजेंसी हार्मोन जैसे क्या? जैसे हमें कुत्ते ने दौड़ाया, किसी डॉग ने हमें दौड़ाया, तो ये जल्दी से हमारा हार्ट रेट बढ़ा देगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ा देगा और हम जल्दी से क्या करेंगे? दौड़ने लगेंगे। इसलिए हम कभी कभी इसको क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। उसके बाद आता है टेस्टेस, जो मेल में पाया जाता है, जो कि जिसमें जो सिर्फ मेल में ही रिलीज होता है। ये ग्लैंड जो है सिर्फ मेल में ही होता है, इससे रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या कंट्रोल करता है? मेल बॉडी के अंदर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन हेल्प करता है मेल सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट में। और क्या कंट्रोल करता है? मेल की जो फीचर्स होते हैं, बियर्ड, मुस्टैक और उनकी जो लो पिच वॉइस होती है और जो भी चीज़ होती है, वो कौन कंट्रोल करता है? टेस्टोस्टेरोन। ओवरीज ये कहाँ पाई जाती हैं? ये सिर्फ फीमेल बॉडी में पाई जाती हैं। और इसमें दो हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और ये दोनों भी क्या सेम वर्क वही है, फीमेल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और फीमेल फीचर्स को भी ये डिस्क्राइब करते हैं। फीमेल फीचर्स लाने में भी मदद करते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड और क्या डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, उनकी लो पिच वॉइस, बियर्ड ना आना, मोस्टैक ना आना, ये सब। और मेल्स में ये जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है वो 13 to 14 की एज में रिलीज होना शुरू हो जाता है। मीन सेक्स ऑर्गन डेवलप होना 16 to 14 और में रिलीज होना शुरू हो जाता है। बट ये जल्दी हो जाता है फीमेल्स में 10 to 12 ईयर में। इसके बाद एक और टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि किसी भी ग्लैंड को वापस से एक सिग्नल देना कि बस बहुत हो गया, अब मत रिलीज कर, अगर अब रिलीज हो गया हार्मोन तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म है कि जैसे हार्मोन्स अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम, कम होगा तो भी प्रॉब्लम। तो जैसे ज़्यादा हो गया तो फीडबैक मैकेनिज्म हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन है, वो बताएगा कि अब हार्मोन, वो पिट्यूटरी को भेजेगा। पिट्यूटरी एक मास्टर ग्लैंड है, पीनियल एक मास्टर ग्लैंड है। फिर वो भेजेगा उसको स्पेसिफिक ऑर्गन को, कि स्पेसिफिक ग्लैंड को, कि अब वहाँ से और रिलीज करो। या फिर अगर ज़्यादा हो गया तो फिर वहीं से जाएगा मास्टर ऑफ ग्लैंड पे जाएगा सिग्नल, और वहाँ से फिर जाएगा उस स्पेसिफिक ग्लैंड के पास कि नहीं अब बस करो, हो गया है। ठीक है, ये था फीडबैक मैकेनिज्म। और यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। तब तक पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टाटा, सी यू।